2017 में आपने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी। फिर 2022 में टिकट काटने का क्या मतलब था? देखिए, मेरे टिकट काटने में मेरे बलिया जनपद के पूर्व सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी का था। अत्याचार और अत्याचारी का मैं प्रखर विरोधी हूँ। एक श्रेष्ठ राजनीतिक विरासत जिस परिवार में थी, उसका सबसे अयोग्यतम व्यक्ति है राहुल गांधी। इस बात का मुझे जरूर गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। अखिलेश जी जो हैं संस्कारित व्यक्ति नहीं है। सबसे कम जातिवादी यदि है तो क्षत्रिय लोगों में, सबसे ज्यादा जातिवादी कोई है तो अखिलेश जी की सेना है। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम हिमांशु सिंह है। नमस्कार। मैं लोकमत चैनल से बिलोंग करता हूँ। यह हमारा स्टार्टअप चैनल है। ये फर्स्ट वीडियो ही आपके साथ है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं ज्ञापित करता हूँ। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ पत्रकार लोग हमारे यहाँ आए। मैं आपका हृदय से अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। स्टार्ट करें? हाँ ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके बचपन से। कैसा था सुरेंद्र नाथ सिंह एक विधायक का बचपन? क्या हमारे जैसे ही आप भी सामान्य जीवन जिए अपने बचपन में? हो सकता है कि मैं आपसे भी सामान्य जीवन ज्यादा जिया। मैं एक सामान्य घर का बालक था और पिता की छाया जो है लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में ही छाया उठ गई। कौन सा सन था? 1971। 1971। अच्छा। 1971 में ही पिताजी की छाया इस जीवन से हट गई। परमात्मा ने जो भी परिस्थिति दिया, मेरी माँ जो भी मेरे जीवन में है वो माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, माँ ही तो सब कुछ है। माँ ही सब कुछ है जी। और कितने तक आपने पढ़ाई किया है? ग्रेजुएशन? मैं पत्रकार जी, गरीबी थी तो मैं इंटरमीडिएट साइंस का विद्यार्थी था, मैथ ग्रुप का जी। और पढ़ने में भगवान ने प्रतिभा दिया था जी। लेकिन गरीबी के कारण मैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। तो बीएससी एमएससी भी करने की योग्यता मेरे इसमें थी, लेकिन अब बाहर जाकर के पढ़ने की स्थिति मेरी थी नहीं। अच्छा। माँ थी, छोटी सी कास्ट थी जी। और उसी में सब कुछ चलाना था। मैं तो पूज्य अपने जीवन में केवल मूर्ति के रूप में माँ को ही रखता हूँ। आप देखे भी होंगे मेरी माँ। हमने जब जैसे इन किया दरवाजे से अंदर, तो पहली नजर मेरी उस फोटो में ही गई। मैं सुबह उठ करके माँ को ही दर्शन करता हूँ, प्रणाम। जो कुछ जीवन में है वो माँ की कृपा है। जी जरूर। और तो आपने साइंस से किया था इंटरमीडिएट? मैथ ग्रुप से। कुछ डिफेंस या आर्मी इन सब की आपने तैयारी की थी? एयरफोर्स में? नहीं, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। लेकिन मेडिकल में ये मेरी उंगली छोटी सी कटी हुई थी। अच्छा। इसके कारण एयरफोर्स में नहीं जा सका। कैसे कट गया था उंगली आपका? ये बचपन में ही चारा मशीन में खेल रहा था तो ऐसे करके निकाल रहा था। अच्छा। ऐसा हो गया था। वैसे कितना दूर था स्कूल घर से आपको? मेरा विद्यालय यहाँ से तो प्राइमरी शिक्षा मेरी प्राइमरी स्कूल में ही हुई। प्राइमरी से आपने पढ़ा? हाँ, प्राइमरी से किया हूँ। और जूनियर हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में खपड़िया बाबा का स्कूल था जी, संकीर्तनगंज में आश्रम पर, उसी स्कूल में हम लोग अध्ययन किए। आप मानते भी हमको बहुत खपड़िया बाबा? बहुत मानते हैं। खपड़िया बाबा का दर्शन भी भगवान ने प्राप्त कराया था और इस धरती के महामानव थे, लोग संत थे। उसका संत दुर्लभ है और सौभाग्य उससे भी बड़ा मुझको तब मिल गया जब उनके शिष्य स्वामी हरिहरानंद जी जैसा श्रेष्ठ महात्मा मुझे एक अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया। अच्छा। और तब से मैं कह सकता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक गुरु कोई है तो स्वामी हरिहरानंद जी हैं। अच्छा। आज भी मैं उनकी प्रेरणा से जीवन को अपने धन्य करता हूँ। क्या इतिहास था बताना चाहेंगे आप उनका, खपड़िया बाबा का? खपड़िया बाबा एक सेवानिवृत्त जज थे। अच्छा। और हाँ, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने कहा था कि सुरेंद्र, मैं 40 वर्ष तक वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, 40 वर्षों तक वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। अच्छा। और एक बार वार्ता के क्रम में बाबा ये भी कहे, पूज्य स्वामी जी से कहे, हमसे नहीं कहे, पूज्य स्वामी हरिहरानंद से कहे कि हरिहर, मैं
एक बार 11 जजों का प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिलने जा रहा था, गया था, तो मैं भी उसमें था। अच्छा। इसका मतलब उन्होंने स्वीकृति दिया, बताया भी। वैसे तो उच्च कोटि के सन्यासी अपना पद, नाम, कुल और गांव बताते नहीं, वो भी नहीं बताए थे जी। लेकिन ना स्वामी जी से उन्होंने प्रकट किया थे। अच्छा, ऐसे अभी भी आपका सिंपल जीवन ही है। हमने देखा अभी आप जब आप बाहर नलके पे बैठ के खुद से नलका चलाकर पानी भर के नहा रहे थे, कौन विधायक करता है आज के जीवन में? ऐसा है पत्रकार जी, मानवीय जीवन का उत्कर्ष यही होता है कि प्रभुता संपन्न होने के बाद भी जो जीवन में लघुता का रूप धारण किए रहे, उससे बड़ी महानता कुछ होती नहीं। और मेरे जीवन का यह आदर्श मैं मानता हूं, क्योंकि पक्षी चाहे जितना भी उड़ान क्यों ना आसमान में भर ले, अंततः उसको धरती पर ही आकर के शरण मिलती है। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि उड़ान भरने से अच्छा है कि अपनी धरती को ही सर्वश्रेष्ठ साधन मान करके उसी रूप में बना रहा। क्योंकि मुझे गाड़ियां कितनी है आपके पास? गाड़ी मेरे पास, मेरे नाम से एक गाड़ी है। अच्छा, स्कॉर्पियो या नियो? यही बोलेरो है, और एक पुरानी स्कॉर्पियो भी है। बहुत मित्र तो नाम नहीं लूंगा, बोले कि फॉर्च्यूनर आपको खरीद देता हूँ। अच्छा। मैं, फॉर्च्यूनर तो खरीदोगे, पेट्रोल पंप भी खरीदोगे। और जो सामाजिक जीवन धन्य तभी होता है जब आपके पास गरीब आने में हिचके नहीं। सही बात है। यदि जो कि आज के टाइम पे बहुत ही नेताओं के बीच, मतलब मैंने देखा है, बहुत सारे नेताओं को हमने देखा है, बहुत बड़े लेवल पर भी, छोटे लेवल पर भी, जनता के बीच उनकी कमी रहती है। देखिए है क्या, आजकल सामाजिक जीवन और प्रजातांत्रिक जो स्वरूप है वो बिल्कुल जो है दोहरे चरित्र में लोग जी रहे हैं। उनका शाम का स्वरूप कुछ और है, शहर का स्वरूप कुछ और है, दिल्ली का स्वरूप कुछ और है, और क्षेत्र में आएंगे तो उस समय उनका स्वरूप कुछ और है। मतलब एक स्वरूप में, एक सिद्धांत पे, एक विचार पर का संप्रेषण करके कोई जीवन जीने के लिए तैयार है ही नहीं। सही बात। और पत्रकार जी, सत्य जीवन और सत्य आचरण का मार्ग अपनाना मानवीय जीवन का कठिन तपस्या है। वो यह सौभाग्य परमात्मा सबको नहीं देता है, क्योंकि सत्य के ट्रेन पर सवारी करने वाला व्यक्ति, यात्रा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों की स्टेशन आया करते हैं। तो उन कठिनाइयों की स्टेशन पर उतरना और फिर अपना क्रियाकलाप करना कठिन होता है। सही बात। तो सबके लिए बस की बात नहीं है। और शादी आपकी? शादी हमारी 1986 में हुई थी। 1986 में? हाँ। नाम क्या था आपकी पत्नी जी? जयमाला देवी। जयमाला देवी, वो अभी है अभी? हाँ, पत्नी है, कुशल गृहिणी है जी। उनका भी मेरे इस पवित्र सार्वजनिक जीवन को बनाए रखने में उनकी बड़ी भूमिका है। क्या योगदान था विधायक बनने में? बहुत बड़ा योगदान वो विधायक बनने में नहीं होता है। देखिए मानवीय जीवन में जिसका शरीर स्वस्थ हो, और दूसरा स्थान होता है पत्नी का। पत्नी, हाँ वही है जिससे आदमी अपना दुख और जो गोपनीय बातों को भी जिसके सामने आदमी प्रकट कर सकता है, और माँ के बाद कोई है तो अपनी पत्नी है। कुछ विशेष परिस्थिति में तो माँ से भी नहीं प्रकट कर सकता आदमी, लेकिन पत्नी से कर देता है। और विषम परिस्थिति में भी जो पत्नी आपको एक पति के रूप में सत्कार करती रह गई, उसकी भी जीवन का सहयोग ही माना जाएगा। ये तो शायद ऐसी पत्नी नहीं होती तो मैं सार्वजनिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं 1 लाख रुपया वेतन पाने वाला शिक्षक था, और सब सामाजिक जीवन में मेरा खर्च हो जाता था संघ और उसके नाम पर। तो आपने विधायक बनने से पहले आपने छोड़ दिया था टीचिंग? नहीं, हम लोगों को ये छूट है कि एडेड विद्यालयों में आप इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट किसी चीज, गवर्नमेंट कॉलेज होता, गवर्नमेंट इंटर छोड़ना पड़ता। और बच्चे कितने आपके? हमारे बच्चे 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है, बेटा है। नाम उनका? विद्याभूषण सिंह नाम है। विद्याभूषण सिंह, जिनको हजारी सिंह से भी, जिसको हजारी भी बोलते हैं, हजारी भी बोलते हैं। हमारी माता जी ने शादी हो गई है तीनों लोगों की? हाँ, शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई है। अच्छा, क्या जन सेवा राजनीति में रहकर ही की जा सकती है, या फिर
बिना राजनीति ज्वाइन किए भी आप जनसेवा कर नहीं, देखिए, जन सेवा करने का स्वभाव यदि किसी के पास है तो मान लीजिए कि व्यक्तिगत जीवन का वो संस्कार है जी। और जो वर्तमान युग चल रहा है उस युग में सेवा मतलब क्या? सेवा मतलब केवल शारीरिक सेवा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी, जहां भी कोई पीड़ित मानवता है, चाहे वो प्रशासन से हो, तहसील से हो, थाने से हो, हॉस्पिटल से हो, ब्लॉक से हो, या समाज के अत्याचारियों से हो, समाज के भ्रष्टाचारियों से हो, समाज के व्यभिचारियों से हो, तो इन सभी विषम परिस्थितियों में जो मदद करने के लिए खड़ा होता है वही सेवा का श्रेष्ठतम स्वरूप होता है। यही सेवा का स्वरूप है ये। और इसके इतर यदि कोई बात करता है तो देखिए, रोड पुलिया बनवाना किसी भी नेता का सेवा नहीं, लेकिन उसके जीवन में यदि किसी गरीब के लिए मदद कर देना, किसी गरीब को देख करके हृदय संवेदनशीलता से भर जाना, ये एक संस्कारित संवेदनशील सामाजिक जीवन के मतलब आपके कहने का मतलब है कि पद का एक योगदान बढ़ जाता है उसमें। प्रजातंत्र में अधिकारी पद की गरिमा के अनुसार सम्मान देना पसंद करते हैं, मुनासिब हमने देखा है इस चीज को। ये अनुभव आप भी किए होंगे, हम लोग भी करते हैं। यदि पद नहीं रहने पर उतना नहीं कोई सम्मान। आरएसएस कब ज्वाइन किया था आपने? आरएसएस हम 1983 में ज्वाइन किया। 1983। क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? उस समय मान के चलिए कि मेरी उम्र होगी 62 83, हाँ 21 वर्ष। 21 वर्ष। अच्छा, टीचर आप नहीं बने होंगे उस टाइम? टीचर उसमें नहीं बनते, उस समय मैं बीएड कर रहा था। अच्छा। मैं कानपुर में बीएड कर रहा था, अलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। अच्छा। और वहीं से मैं संघ के सानिध्य में, विवेकानंद शाखा थी। अच्छा। और आदरणीय राम आशीष जी हमारे वहाँ के जिला प्रचारक थे। अच्छा। तो उनके अंतर्गत किसने आपने उस आरएसएस में घुसाया, किसने आपको? बस वही देखिए, मैं जहाँ रहता था बर्रा भाग 3 में। अच्छा। वहाँ पर विवेकानंद शाखा एक लगती थी। अच्छा। मैं अध्ययन करने के लिए जब गया था तो उसी शाखा के माध्यम से मैं संघ में जाना आना चालू किया। अच्छा। और हमारे एक गांव के हमारे बड़े भाई लगेंगे श्री तारकेश्वर सिंह जी, उनके माध्यम से मेरा जाना आना चालू। आप तो कांग्रेस में भी कार्यकर्ता रह चुके? हाँ, कांग्रेस में कार्यकर्ता नेता रह चुका हूँ। अच्छा। नेता रह चुका हूँ। वो विषम परिस्थिति कुछ थी उस समय, मैं गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कहीं संघर्ष करता था, तो मेरी तरफ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि कोई ना कोई स्टेज होना चाहिए जी। और उस समय आदरणीय भरत सिंह जी सांसद थे। वही कपड़िया बाबा के आश्रम के अपमान के कारण मैं उनका विरोध करना चालू किया। हमारे स्वामी हरियानंद जी के बारे में कुछ तो राजनीति में भी घुसने को प्रेरित उन्होंने किया था? जी, राजनीति में आपको आने के लिए प्रेरित उन्होंने किया था या फिर? नहीं, मैं संघ के लोगों ने मुझको प्रेरित किया। अच्छा। मैं राजनीति में स्वभाव सेवा का था, स्वभाव गरीबों को मदद करने का था, स्वभाव अत्याचारियों को दबाने का था, स्वभाव व्यभिचारियों को दंड दिलवाने का था, स्वभाव बेईमानों से लड़ने का था। लेकिन एक सामान्य जीवन होने के कारण कठिनाई आ जाती थी। लड़ता था लेकिन कठिनाई आ जाती थी। अच्छा। मेरे ऊपर एक शिक्षक जीवन व्यतीत करने वाले इंसान पर यहीं पर एक गरीब के न्याय दिलाने में हम पूरे गैंगस्टर तक लग गया। आपको बागी नाम से जाना था, आपको मालूम है? एक बागी विधायक। देखिए, ये तो सामाजिक प्रचलन में किसी को कोई कुछ भी कह दे, बागी कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन वो शायद कलयुग में जो सोच लेकर के मैं राजनीति में चलता हूँ, वो सोच किसी के बस की बात नहीं है लगता है। तो चाहे लोग बागी कह दें, यथार्थ का प्रस्तुतिकरण यदि बागी होना होता है तो मान लीजिए कि बागी हूँ। अच्छा, अग्रेसिव हैं आप, उत्तेजित हो जाते हैं? उत्तेजित तो नहीं होता हूँ, गलत काम को देख करके दुख पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो जरूर मैं कोशिश करता हूँ, शिक्षक रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसको डांटूं। अच्छा। और मैं कोई भाव गलत लेकर के नहीं, एक सुधारात्मक भाव लेकर के करता हूँ। लेकिन स्वाभाविक है कि यदि आदमी सहज वाणी नहीं बोलता है तो लोग कहीं एक भाई डांटते हैं, क्रोध करते हैं। मैनेजर सिंह पूर्व विधायक जानते हैं? हाँ, मेरे तो अन्नदाता थे, मेरे अन्नदाता थे, केवल राजनीतिक गुरु नहीं। क्या कहानी? उस महामानव ने जो मेरे जीवन में, आप जो कुछ भी देख रहे हैं सामाजिक जीवन में, यदि घर पर मेरी माँ का आशीर्वाद है तो सामाजिक जीवन में इतने उत्कर्ष पर पहुंचने का जो माध्यम बना वो बाबू मैनेजर सिंह का कृपा बना। और वही हमको बुला करके अध्यापक बनाए दुबे छपरा इंटरमीडिएट कॉलेज में। और शायद ही कोई ऐसा महामानव होगा जो बुला करके किसी को नौकरी दे दे।
अच्छा। और यह कह करके उन्होंने दिया कि आपके पिताजी हमारा झंडा ढोए हैं और मैं कुछ कर नहीं पाया, आप बीएड कर लिए हो, आप जाओ पढ़ाओ। सन 87 में, सन 87 में मैं, मेरी नियुक्ति हुई थी 87 में। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 89 में हुई थी। अच्छा, चंद्रशेखर जी से कब मिले आप? जी, चंद्रशेखर जी से हम मिले हैं। चंद्रशेखर कैसे व्यक्ति थे आपके नजरिए में? मेरी दृष्टि में राजनीति का इकलौता ऐसा महान व्यक्तित्व थे जिनके पास साहस और सत्य पर खड़ा होने का संकल्प था। अच्छा, उनके पुत्र जो नीरज शेखर है, उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा था बीजेपी पार्टी से। चुनाव में उनकी हार हुई थी, क्यों? मतलब क्या कारण था? एक प्रधानमंत्री का, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का वो पुत्र है और एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे थे वो, फिर भी उनको हार। देखिए, वो सच पूछे तो आदरणीय नीरज जी का जो हार है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार का हार है, वो शुद्ध रूप से भीतरघात के कारण है। कुछ दोहरे चरित्र के नेताओं ने अपने को भाजपा दिखाते थे स्टेज पर आकर के, लेकिन स्वयं उन्होंने विरोध किया, नहीं तो बलिया नहीं हारे होते। वैसे तो प्रदेश स्तर पर मतलब स्वाभाविक हरासमेंट था। मतलब कहने का मतलब कि अपने अंदर के ही लोगों ने घात किया। बलिया में हम लोग जीत जाते, यदि भीतरघात नहीं होता तो बलिया में जरूर जीताते। वैसे जो पूरे प्रदेश का चिंतन था इस बार पीडीए के नाम पर, और जो झूठा प्रचार कर दिए सब कि हम लोग आरक्षण का ये लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग 1 लाख रुपया सालाना देंगे, झूठा आश्वासन देकर के, झूठ बोल करके। मैं आपको बताया ही एक चर्चा के क्रम में मैं बताया कि जब समाज का व्यक्ति लोभी होता है तो ठग जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो यह कहावत चाणक्य की बात इन्हीं सबों पर, पीडीए वालों पर लागू होती है। झूठ बोल करके कुछ बीजेपी के स्वरूप को दुर्बल करने में सफलता उनको मिली है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन? कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं बनेगा। देखिए, एक राजनीतिक विरासत का सबसे अयोग्य व्यक्ति है। एक श्रेष्ठ राजनीतिक विरासत जिस परिवार में थी उसका सबसे अयोग्यतम व्यक्ति है राहुल गांधी। जिसको बोलने, जिसको चलने, जिसको व्यवहार करने तक का तरीका जिसको मालूम न हो, उसको तो मैं इंसान कहता ही नहीं, इंसान है ही नहीं। वो नरपशु हो सकता है लेकिन इंसान नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है? अखिलेश जी जो है संस्कारित व्यक्ति नहीं है। राजनीति में सफलता बनी रहती है लगेगा, लेकिन जिस पुत्र ने अपने एक पराक्रमी और पुरुषार्थी पिता का अपमान कर सकता है, अपने जो पिता का अपमान कर सकता है, वो कभी समाज का भला नहीं कर सकता। स्टेज वाली बात कर रहे हैं, स्टेज पे धक्का देने वाली वीडियो की। हाँ, धक्का देने वाली वीडियो की। धक्का नहीं महाराज, पिता की जीवित रहते, पिता की इच्छा थी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहूं, लेकिन उस व्यक्ति ने हट करके और जबरदस्ती उनको अपमानित करके उस पद से हटाया। तो एक श्रेष्ठ पिता को यदि किसी पुत्र ने अपमानित करके पद से हटा दिया हो तो ये औरंगजेब का संस्कार लिया हुआ है, कभी हिंदू और सनातन धर्म के संस्कार से संस्कारित नहीं है। और ये तो स्वाभाविक है, जो मुस्लिम के वोट के लिए देश को विभाजित करने की विकल्पना लेकर के चलता हो, वो अपने पिता को क्या जानता है? भाई शाहजहां को जानते हैं आप लोग। मुस्लिम से हमको याद आ गया क्वेश्चन। मुस्लिम वोट साधने में तो बीजेपी भी कोशिश करती है, सहमत है इस चीज से? बिल्कुल, प्रयास तो करते ही लोग, हालांकि उन्हें सफलता मिल नहीं रही। देखिए, इसलिए कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये किसी के मन में हो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्रेष्ठ नेताओं के मन में बात हो, तो मैं बिल्कुल इसको जो है स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कभी भी नहीं हो सकता है। कहर रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वो इसी पर लागू है। एक तरफ तलवार है, दूसरी तरफ संस्कार है, तो संस्कार का कभी भी संबंध तलवार से होने वाला नहीं। सही बात है। एक तरफ तलवार है, दूसरी तरफ भारत की राष्ट्रभक्ति है। एक तरफ भारत की विभक्ति है और दूसरी तरफ भारत की राष्ट्रभक्ति है। तो राष्ट्रभक्ति और विभक्ति में कभी मेल खाने वाला नहीं। एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ श्री राम का चरित्र है। एक तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जिस इस्लाम के मानने वाले लोगों में आप लोग देखे होंगे कि औरंगजेब जो है शाहजहां को जीते जिंदगी जेल में बंद कर दिया, अपने पिता को बंद कर दिया। ऐसे दर्जनों प्रमाण हैं। तो इतिहास गवाह है। तो ऐसे लोग
देश को कभी शक्तिशाली देखना चाहेंगे। सही बात। और जो भी विश्वास करता है वो मान के चले कि अपने अपने साथ और अपने चिंतन के साथ और अपने पार्टी के साथ थोड़ी देर के लिए विश्वासघात कर रहा है। कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कलाम भगवान बिरले कोई मिलता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान बिरले कोई मिलता है, कभी और कभी कोई उनके अलावा जी मुसलमान जो आपको पसंद हो? देखिए अब्दुल कलाम के अलावा देखिए फिलहाल तो माने मैं बहुत संपर्क में नहीं हूं ऐसे लोगों के, कुछ लोग होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें। दानिश अंसारी जी आपके पार्टी देखिए में? दानिश अंसारी जी के बारे में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रीडिंग किया होगा, अध्ययन किया होगा, तभी उनको पदाधिकारी बनाया है, मंत्री पद दिया है। मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, निश्चित रूप से कुछ अच्छाई होगी। 2017 में आपने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी, फिर 2022 में टिकट काटने का क्या मतलब था? देखिए मेरे टिकट काटने में मेरे बलिया जनपद के पूर्व सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी का था। मैं चूंकि उनके गलत कामों का प्रखर विरोधी हूँ, आज कल भी था, आज भी। काम जैसे पशु मेला की जमीन कब्जा कर लिए थे। अच्छा। 20 एकड़ 25 एकड़। अभी भी बाबू के डेरा में दर्जनों किसानों का जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिए, लेकिन कोई डर के मारे खड़ा भी नहीं हो रहा कि इसकी आदमी मदद कर सके। ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि समाज खड़ा हो जाए। योगी जी के पास जी योगी जी के पास आखिर कोई कंप्लेन करेगा, कोई जाएगा कहेगा तभी ना कोई करेगा। आपने तो विरोध किया था पूरा भरपूर। मैं भरपूर विरोध किया हूँ। योगी जी के मतलब मेरे कहने का मतलब योगी जी के कान में इस बात को देखिए पूज्य योगी जी के कान में यदि बात चली जाएगी ठीक से, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। अच्छा। एक एप्लीकेशन तो चाहिए। इतना भयाक्रांत लोग हैं कि अपना खेत छुड़ाने के लिए भी एप्लीकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। अब वो तो सार्वजनिक जमीन थी इसलिए हम लोग खड़ा हो गए, लेकिन व्यक्तिगत जमीन में तो भाई कुछ माध्यम चाहिए, किसी को बोलना चाहिए। आखिर क्यों उनसे लेकर बस इसी मामले को लेकर आपका मतभेद है? बस केवल ये, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। क्योंकि आप लोग तो दोनों ना हम लोग एक ही पार्टी के थे। मैं मैं लोकसभा चुनाव जितवाने में मेरी भूमिका थी। अच्छा। ऐसा नहीं, वही हाँ वही है, वही सांसद जी थे। इसको जब पहली बार लोकसभा लड़े थे तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 8,000 वोट पाए थे, मात्र 8,000। मतलब ये सब मामला होने के उपचुनाव पहले आपका अच्छा मतलब व्यवहार था उनसे, अच्छा संबंध? हाँ अच्छा संबंध था हमारा। व्यक्तिगत दुश्मनी क्या है? हाँ? लेकिन अत्याचार और अत्याचारी का मैं प्रखर विरोधी हूँ। और जब तक जीवन में ताकत रहेगा, शरीर में बुद्धि में पवित्रता बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से मैं विरोध करता रहूंगा। मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र को अपना परिवार मानता हूं, और मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के किसी भी समय आएगा तो मैं यदि उस पीड़ा को दूर करने में अपने को सहयोगी बना सकता हूं तो मैं प्रसन्न मन से बनाता हूं। 6 बजे से मेरा जनता दरबार चालू हो जाता है, और जब तक अंतिम व्यक्ति की पीड़ा नहीं सुन लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करता। कैसे हैंडल करते हैं सब आप एक साथ? मतलब हाँ बस बाहर से भी कोई बाहर बैठ जाता हूँ, कोई वो नहीं है हमारे यहाँ, कोई VIP स्वरूप नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि जिस जनता ने मुझको विधायक बनाया था, शायद यदि वोट नहीं देने वाला भी व्यक्ति होगा उससे आप लोग पत्रकार पूछ लेंगे तो मेरे लिए दुआ करता है। ये आपका पुराना घर है? हाँ मेरा दरवाजा है ये। मतलब पिताजी ने ही बनवाया होगा? पिताजी नहीं, ये हम लोग शिक्षक जीवन में हम खुद बनाए थे, नवासी। अच्छा। अभी फिर आपने हम और हमारे भैया बनवाए थे। अच्छा। बड़े भाई हमारे हैं, तो 20-25 वर्ष पहले चले गए उधर। ये 90 का है लगभग, इसको बने हुए भी लगभग 35 वर्ष हो गया। सोफा नहीं है आपके घर में? सोफा घरेलू नहीं, अचानक हाँ। मैं शूट करने के लिए ऐसा कि परिवार सिंपल जीवन आप? हाँ अब थोड़ा सा मेरे, अब आपको बताऊं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये है कि मैं ऐसा ही वातावरण रखता हूं कि कोई गरीब हमारा भाई मेरे यहाँ आने में हिचके नहीं। अच्छा। आए तो आराम से बैठ ले, उसको ये महसूस हो कि मेरा नेता हमको और किसी बड़े ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति को एक समान, किसी कास्ट का, कोई जरूरी नहीं है किसी कास्ट का, मैं जाति पूछता ही नहीं। आपके आरोप लगाते हमारे यहाँ तो पीड़ित व्यक्ति आएगा, फिर भी आपको लोग जिले में या फिर बाहर आरोप लगाते रहते हैं कि आप ठाकुर। देखिए किसी को भी कुछ कहना के लिए कोई कह सकता है। इस बात का मुझे जरूर गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, बिल्कुल गर्व है, था, है और रहेगा भी। जब तक जीवन है इस पर गर्व रहेगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से अपने अपने कुल खानदान पर गर्व करना चाहिए किसी को भी।
लेकिन इसके लिए नहीं कि केवल जाति का काम करूंगा, अपने जाति का भी। वीरेंद्र सिंह मस्त हमारे जाति के हैं, हमारे पार्टी के नेता भी हैं। और बाबू के डेरा पर यदि राम बाबू यादव का जमीन कब्जा करना चाहे, मैं खुले मन से उसकी मदद किया। हमको एक वोट भी नहीं दिया और जमीन कब्जा करने नहीं दिया, 10 बीघा जमीन। यही नहीं, कोई भी, मैं तो मुस्लिम भाई भी कोई आता था और विधायक था तो अपनी निधि से दवाई के नाम पर पैसा देता था। अच्छा। मैं किसी जाति और धर्म को ये मान करके नहीं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में हुए, पाले पोसे सकल न तुलसी सहित विवेक। मैं सिद्धांत का वो हूँ। तुलसीदास जी की चौपाई मुझको बढ़िया से याद है कि परहित भव, नहीं पढ़ता हूँ, परहित भव जिनके मन माही तिनके जब कुछ दुर्लभ ना। मुझे पूरा विचार मेरे मन में रहता है। रामायण पढ़ा है? रामायण तो कई बार पढ़ा हूँ। अच्छा, लेकिन याद नहीं, पढ़ने के पढ़ा। अपने वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ा था। हाँ, 2022 में। और कोई पार्टी मिली थी आपको? ऐसा देखिए, मुझसे मिलने के लिए तो कई पार्टियां मिली थी। सपा मिली थी नहीं, लेकिन एक माध्यम से सूचना मुझको आई थी कि अखिलेश जी के यहाँ चल करके आप बात कर लीजिए। तो मैंने कहा कि संभव नहीं। क्या लगता है टिकट मिल जाता आपको एक बार जाते तो? देखिए, ये कहना आजकल के जमाने में बिल्कुल जो है अप्रासंगिक है। एक टिकट के लिए जहां पर हर बड़ा नेता अपने जीवन का लक्ष्य केवल धन अर्जन करना ही बना लिया हो, वहां पर किसी भी सिद्धांत का पालन हो ही जाएगा, इसको मानना मूर्खता है। अच्छा। मैं नहीं मानता। मतलब कहने का मतलब है कि आजकल कुछ नेताओं का राजनीति में आना एक कमाई का जरिया। किसी भी दल में देखिए, किसी भी दल में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। किसी भी दल में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये परमात्मा की कृपा है कि भारत की धरती पर मोदी जी जैसा और आदरणीय योगी जी जैसा संत व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में मिला हुआ है। राजनीति की एक सीमा भी हो गई है। राजनीति में ईमानदार बने रहना भी हमारे समझ से बहुत बड़ी तपस्या है। अच्छा। ये संभव होगा कि नहीं होगा, इसको भी मैं नहीं कर सकता। आपको कभी दबाव आया किसी बड़े लेवल से जब आप विधायक थे कि इस गलत काम को भी तुम सही साबित करो या फिर इस गलत काम को सपोर्ट करो? नहीं, देखिए, मैं कभी भी गलत को सही नहीं कर सकता। मैं सत्य को ही सत्य कहता हूँ। यही मेरे जीवन की उपलब्धि है। कभी मतलब किसी बड़े नेता से या फिर कोई भी अपने से बड़े लेवल के नेता से किसी भी मैटर कभी हुआ आपको झेलना पड़े सब चीज? ना, ऐसा सब लोग जानते हैं। मेरे यहाँ आने वाला व्यक्ति भी जानता है, मेरे यहाँ कभी बेईमान कोई नहीं आता है। मेरे यहाँ कभी अत्याचारी नहीं आता है। मैं जानता है कि विधायक जी इसमें मदद करने वाले नहीं। हमको कोई वोट दे या न दे, चाहे एक गरीब की बेटी हो, चाहे एक सामंत की बेटी हो, उसकी प्रतिष्ठा से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका विरोध सुरेंद्र सिंह के माध्यम से होगा। इसमें कोई समझौता होने वाला नहीं। कोई हमको वोट देगा या नहीं देगा। और मेरे यहाँ तो गरीब लोग ही आते हैं। राजनीति में तो गरीब और कमजोर राजनीति के में घाटे का सौदा है, लेकिन ईश्वर की सत्ता जरूर ऐसी ताकत एक देती है। गरीबों का दुआ यदि मिल जाए, यदि दिल से दुआ मिल जाए, तो बड़े बड़े सामंतों का महल भी जो है फीका पड़ जाता है उस झोपड़ी के सामने। सही बात है। अभी जब हम लोग वहाँ नौका गांव हम लोग मिले थे जब दोपहर में, वहाँ पे आपने एक मामले की कोई बात कर रहे थे, कोई रेप हुआ था किसी लड़की का भगवानपुर में। भगवानपुर यहाँ बेरिया से? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। क्या हुआ था मामला पूरा? 14 वर्ष की एक लड़की के साथ रेप कर दिया वहीं का एक लड़के ने, यादव परिवार के लड़के ने। यादव समाज का? और वो समाज की बेटी थी। अच्छा। 2-4 घर लोग हैं और उसको थाने भी नहीं लोग जाने दे रहे थे। अच्छा, मतलब यादव ही नहीं जाने दे रहे थे? हाँ, थाने भी नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। तो मैं तो क्या जानता। तो हमारे एक नेता हैं तारकेश्वर गुण जी, उस पीड़ित परिवार को किसी तरह से रात्रि में निकाल करके फिर सुबेरे हमारे यहाँ ले आए। मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आग्रह किया और थानेदार जो है लापरवाही बरत रहे थे। अच्छा। तो मैं सम्मानित क्यों किसी पुलिस, हाँ जो भी हो, तो सम्मानित अपने पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक डीआईजी साहब से बात करके मैं एफआईआर कराया। एफआईआर हो गया? हाँ, एफआईआर। वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपको लगा कि मतलब हमें वीआईपी से अच्छा निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए था? हाँ, लगा आपको? बिल्कुल है इस बात की? बिल्कुल लगा। इस बात की ग्लानि है आपको? हाँ, वहाँ मेरा सिद्धांत थोड़ा दुर्बल जरूर हुआ। कैसे? मतलब
आप तो सुनने ऐसा में देखिए कारण था, उसके पीछे भी कारण ये था कि सिंबल निर्दलीय प्रत्याशी को केवल 8-10 दिन पहले मिलता है। अच्छा, तो उस विलम्ब के डर से मैं ऐसा कुछ किया। चुनाव प्रसार के हाँ, प्रचार का समय मिल जाएगा, सिंबल का प्रचार बढ़िया से हो जाएगा। हाँ। इस एक मानसिक दुर्बलता से हमने जो है ऐसा काम किया। हार का कारण वीआईपी पार्टी थी? नहीं, नहीं थी। वीआईपी पार्टी नहीं थी। क्या था हार का कारण? भाई हार का कारण तो मान लीजिए भाई जो बीजेपी का परंपरागत वोट हमको नहीं मिला। व्यक्तिगत जो वोट थे 29,000 वोट को मान के चलिएगा, व्यक्तिगत मेरा था, वो मिला। भाई 2007 में मैं बीजेपी का मदद नहीं किया, यहाँ से भाजपा हारे। तीसरे नंबर पर थे शायद आप? हैं? तीसरे नंबर पर थे कहाँ? 2022 में शायद तीसरे नंबर पर। हम तीसरे नंबर पर थे, दूसरे पे बीजेपी थी, श्री आदरणीय अनुज शुक्ला जी थे। 2007 में आदरणीय भरत सिंह जी भाजपा के प्रत्याशी से मैं सहयोग नहीं किया, हार गए। अच्छा। 2012 में भी मैं सहयोग नहीं किया, वो विवाद के चलते, खपड़िया बाबा आश्रम के विवाद के चलते 12 में भी हार गए। 17 में पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया, अच्छी मार्जिन से अपनी हम जीत हासिल की थी। मैं चुनाव जीत गया। फिर 22 में किसी कारणवश किसी के कहने से, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के कहने से पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अच्छा। तो मैं चुनाव लड़ा, 29,000 वोट पाया। आपको लगता है कि आप में या फिर शुक्ल जी में कोई एक लड़का तो आप लोग चुनाव जीत जाते? ये तो गारंटी थी, केवल नहीं, सन 2007 से ही यदि मैं सहयोग पार्टी का बढ़िया से किया होता, हाँ, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतती, जहां सपा जीतने वाली नहीं थी। अच्छा। लेकिन मेरा सहयोग न करना ही पार्टी के लिए हार का कारण बना। 7 में, 12 में और 22 में। 2017 में आपने अंचल जी को हराया था, आपने जयप्रकाश अंचल नाम है। हाँ हाँ, वो दूसरे नंबर पर, जयप्रकाश जी को दूसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर थे। अच्छा, इस पर काम किया उन्होंने, विकास हुई है? ऐसा देखिए, और मैं अब उस पर विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जो आदमी, जिस आदमी का, देखिए, जिस आदमी का, जिस नेता का इस भूमि से प्रेम ही नहीं है, तो उस भूमि को श्रृंगार करने का जो शौक होता है, हृदय में जो एक संकल्प होता है, वो कमजोर रहता है। अच्छा। वो आदमी बेलथरा कर रहने वाला है, वो केवल राजनीतिक पिकनिक स्थल मान करके वो आते हैं, न चले जाते हैं। उनको द्वाबा से क्या लेना देना है? क्षेत्र में नहीं आते? आते हैं, कम आते हैं। उनका जो मूल वो है ना, पैतृक जन्मभूमि जहाँ है, आदमी का लगाव वहीं से होता है। हाँ, समझ इस बात से। तो इसलिए वो जो है आते हैं, अपना सैर करके जाते हैं। उनका राजनीति लाभ देना, जनता की सेवा करना उनका जीवन का मकसद नहीं है। विधायक बन जाना और उसके पद का लाभ उठाना उनके जीवन का मकसद। बलिया गोलीकांड याद है? हाँ, बलिया गोलीकांड। हाँ, जानते हैं। दुर्जनपुर, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? देखिए पत्रकार जी, मैं तो उस समय विधायक था और धीरेन्द्र सिंह मेरा कार्यकर्ता था। अच्छा। और वो कोटे की दुकान का चयन होने वाला था। वो यादव लोगों का गांव है। अच्छा। बहुसंख्य यादव है, केवल 5 घर केवल क्षत्रिय लोगों का है। अच्छा। लेकिन वो परमात्मा की कृपा है, वो लोग अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी निर्णय लेते हैं। तो उस चुनाव में वो लोग भी वोट डालने के लिए गए थे। अच्छा। वोट डालने के लिए, उसी पर उन लोगों ने मारना पीटना चालू कर दिया। अच्छा, उनके परिवार को, पिताजी को यादव समाज के लोग, और मारना चालू कर दिए। तो किसी के भी यदि शरीर में खून होगा तो वही करेगा जो उसने किया था। मैं तो आज भी कर रहा हूं। आत्मरक्षा में वही करेगा। मीडिया उस पक्ष को नहीं दबा दी, मीडिया दबा दी। प्रशासन भी इस घटना को दूसरे रूप में दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं सत्य जीवन को छोड़ता नहीं। गलती होता तो मैं गलती कह देता, लेकिन जिस परिस्थिति को, जिस घटना को मैं जानता हूं, विधिवत चुनाव में मैं प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं किया था, पुलिस के हटते हटते वो सब मारना चालू कर दिए। अच्छा। हाँ। आप थे क्या नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। मैं नहीं था, लेकिन मैं जानता था। मेरे से सहयोग लोग लिए थे। मेरी पूरा प्रयास था कि बवाल वहां न हो। संभावना थी कि वहां भाई कम, संभावना थी। वहां का जो पूर्व प्रधान थे, उनके स्वभाव को मैं जानता था। यादव बहुल गांव था। अच्छा, वहां प्रशासन की पूरी व्यवस्था, पूर्व प्रधान जो थे वो यादव समाज। हाँ,
प्रशासन की पूरी व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रशासन हटते हटते लोगों ने प्रहार कर दिया। अच्छा अच्छा। और कैसा है आपका संबंध, कैसा उनसे? बस एक कार्यकर्ता? बिल्कुल या हमारे फिर कार्यकर्ता रईस? हैं, बस के कोई कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो आपने मेरे वो कार्यकर्ता भारतीय के जनता तौर पर- पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, सूबेदार से रिटायर्ड हैं, एक राष्ट्रभक्त थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे। मेरा धर्म था विपत्ति काल में कभी भी अपने कार्यकर्ता को छोड़ना नहीं चाहिए। राजनीति लेकिन उस चीज को विपक्ष और मीडिया ने दूसरे एंगल से दिखाया था। जिसको उसने दिखाया था देखिए, कि- जिसको जैसे देखना है देखता रहे। मेरी देखने की अपनी दृष्टि है, सोचने का अपना बुद्धि है, और उस पर निर्णय लेने का अपने पास विवेक है। तो मैं कौन क्या कहता है इसकी चिंता नहीं करता। मेरे जीवन में एक कार्यकर्ता के भी जीवन को बचा लिया तो मेरी राजनीति की धन्यता हो गई। अच्छा, और ये 18 अगस्त को क्या हुआ था बीते महीने? 18 अगस्त को शहीद दिवस के दिन कुछ हुआ नहीं था। मैं इतना ही टिप्पणी किया था कि भोजपुरी में लोग कह देते, नहीं कहते हैं कि दोहरे चरित्र को भोजपुरी में दोगला कहा जाता है। हाँ। कि जो आदमी पार्टी के साथ वितारघात करके एक वोट नहीं दिया, विरोध किया, विरोध में वोट दिलवाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी और सिद्धांत की बात करता है, तो मैं जैसा आदमी ऐसे लोगों को दोहरे चरित्र का मानता है। तो दोहरे चरित्र के व्यक्ति को भोजपुरी में कहा जाता है, जो वही कह दिया था। मेरी नियत कोई वो नहीं थी, दोहरा चरित्र था उसका। अच्छा, वो वर्णन दोहरे चरित्र था। धरना देने वाले बहुत से लोगों वो सब सपा के एजेंट बने थे, वो सब समाजवादी पार्टी के एजेंट थे। अच्छा, जो भी वहां बैठने वाले थे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है पत्रकार जी कि इतने दिन तक एक बड़े नेता के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अनशन चलाने के बाद भी 13 से 14 लोग नहीं हुए। धरना में 13 से 14 लोग नहीं हुए। मेरी राजनीति के जीवन की सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि सुरेंद्र सिंह के संस्कार और चरित्र के सामने कोई भी गुंडा, मवाली और दुगला चरित्र रखने वाला व्यक्ति टिकने वाला नहीं है। ये द्वाबा ने प्रमाणित कर दिया। धमकी मिला कभी आपको? हमको कोई धमकी क्या देगा? जो घर फूको नो, मेरे जीवन का सिद्धांत है कि जो घर फूको आप नो, चलो हमारे साथ। मैं जीवन को एक सामान्य तरीके से जीता हूँ। आपके समाज में 90% जो युवा पीढ़ी है वो आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपका वो समर्थन करती है, आपका सम्मान करती है। क्या रीजन है इतना युवा पीढ़ी के बीच में? देखिए, आपको बताते हैं, अब मैं इसका उत्तर सम्यक रूप से कैसे दूं मैं नहीं समझ सका, किसके दिमाग में क्या है। लेकिन यह जरूर मैं कह सकता हूं कि द्वाबा की धरती हमेशा चरित्र और ईमान का सम्मान करती है, और लगता है कि लोग जरूर हमारे धोती और रोटी को पसंद करते हैं, बोटी और बोतल को पसंद नहीं करते। राजनीति में बोटी बोतल वाले हैं और हम लोग धोती रोटी वाले। तो बोटी और बोतल वाले होटल में रहते हैं और रोटी और धोती वाले अपने अपने घर में झोपड़ी में रहते हैं। आगामी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है आपकी? नेता चुनाव तो एक प्रक्रिया है। अच्छा, नेता का जीवन ही रोज का चुनाव है। अच्छा, रोज हमको समाज के लोगों की रक्षा करना है, बचाना है, पुलिस से बचाना है, तहसील से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, अत्याचारियों से बचाना है, व्यभिचारियों से बचाना है। तो मेरा रोज संघर्ष चल रहा है। चुनाव तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें आना जाना और एक प्रोटोकॉल मिल जाना अलग बात है। लेकिन जब सामाजिक जीवन स्वीकार किया आदमी तो पद पर रहे या न रहे, चुनाव हो न हो, जब तक जीवन रहेगा। मैं शिक्षक जीवन में भी गैंगस्टर झेला हूं। अच्छा, बिना कारण के समाजवादी पार्टी के राज। ऐसे नहीं, एक विधवा को न्याय दिलाने के लिए गया था एसडीएम, उस समय समीर वर्मा नाम का एक एसडीएम थे, वो विधवा को गाली दे दी हमारे सामने। अच्छा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तो मुझे मेरा सौभाग्य मानिए कि मैं एक विधवा के लिए, एक कुर्मी जात की विधवा थी दलन छपरा की, और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं गया और उस महिला को गाली दे दिया। तो गाली का जवाब जो बलिया की भाषा में होता है उसको जवाब दिया गया और एहसास कराया तापमान का कि बलिया की माटी अभी गरिमा से खाली नहीं है। और मैं 30-35 दिन तक जेल में रहा और वो एसडीएम 35 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। अच्छा, अब चाहे जो भी परिस्थिति हो। योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं कभी आप? आप तो जाहिर बात है, हमेशा बहुत बार मिले। कैसे व्यक्ति हैं वो? देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, इसमें भारतीय राजनीति में यदि मोदी जी राम हैं तो योगी जी हनुमान हैं। अच्छा,
और मुझे तो पूरा विश्वास है। लक्ष्मण हैं? लक्ष्मण कौन है? अब लक्ष्मण की भूमिका में जो हो, लेकिन राम हनुमान तो मैं मानता हूं। आपने ढूंढ लिया है। हाँ, मर्यादा का प्रतीक नरेंद्र मोदी जी हैं और साहस और पुरुषार्थ का प्रतीक पूज्य योगी जी। क्या कारण था ये 2024 लोकसभा में यूपी में इतनी बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस का? केवल एकमात्र कारण था विरोधियों का झूठ बोलना। अच्छा, कि 8500 रुपया महीना पेंशन देंगे। अच्छा, वही केवल झूठ बोलना। और आरक्षण खतरे में है यह बोल करके, जबकि आरक्षण खतरे में तो समाजवादी पार्टी के जमाने में होता है। सब ओबीसी का कोटा यादव को दे देते हैं। बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं और बहुत सारे हिंदू भी हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो लोग योगी जी को मोदी के बाद पीएम फेस के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन यदि हमसे कहा जाए पर्सनल, यदि व्यक्तिगत मेरा विचार यदि आप सुनेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी जिस प्रकार देश को चला रहे हैं मर्यादा के साथ, उसके बाद यदि श्रेष्ठतम रूप शासक के रूप में, एक साहसी व्यक्तित्व के रूप में यदि देश को चलाने की क्षमता तो बहुत लोगों में है, लेकिन सबसे अधिक यदि किसी में क्षमता देखता हूं तो योगी आदित्यनाथ, पूज्य योगी आदित्यनाथ हैं। मेरी दृष्टि में पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसा साहसी और त्वरित एक्शन लेने की क्षमता अभी भारत के किसी भी दल के किसी भी नेता में नहीं। अच्छा, योगी जी जिनकी आप बात कर रहे थे, आप उनको पर्सनली आप पीएम फेस के रूप में देखना चाहते हैं। अमित शाह भी हैं लाइन? हाँ, वो भी है, वो भी योग्यतम व्यक्ति हैं। भाजपा में तो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सकते हैं, देश को अच्छे से चला सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता। आपने कभी मांस या फिर? नहीं, कभी शुरू से नहीं, बचपन से? शुरू से नहीं। मदिरा? नहीं, कुछ भी नहीं? कभी नहीं। एकदम सरल? बिल्कुल नहीं, सिंपल। मतलब आप सात्विक भोजन करते हैं? एकदम बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते हैं, और लगभग मेरे परिवार में अब सभी लोग शाकाहारी हैं। अच्छा, आप गौमूत्र की आप बात कर रहे हैं? हाँ, पहले गौमूत्र की बात ही नहीं करता हूँ। केवल बात नहीं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं स्वयं इसको देखिए, मैं रखता हूँ। 1-2 बोतल नहीं रखा हूँ, 2-4 बोतल रखा हूँ। अच्छा। किसी को देता भी हूँ। अच्छा। जो होता है गरीब कोई आ गया, ये मैं सेवन करता हूँ लगभग 20-25 वर्ष से। अच्छा, गोधन जी। ये क्या मेडिकल से या फिर रामदेव बाबा वाला? रामदेव बाबा वाला है। रामदेव बाबा वाला है, पतंजलि का ही है। अच्छा। 50 रुपए का ये बोतल मिलता है। हाँ। और मैं तो अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार के रोग को रोकने की क्षमता यदि अकेले किसी तत्व में है गौमूत्र में, तो गौमूत्र में, गोधन। लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग की। देखिए, वो तो बेवकूफ हैं। आजकल दुनिया का 60% धन जो है केवल चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक नहीं रह गए हैं, अब वो राक्षस का रूप ले लिए। कमाई का एक जरिया है राक्षस का रूप। राक्षस तो केवल जान ले लेता है, खून पी लेता है, लेकिन ये खून पीने के साथ साथ पैसा का शोषण करके तब जीवन का अंत करते हैं लोग। तो मैं तो अधिकांश चिकित्सकों को, सबको तो नहीं कर सकता, लेकिन अधिकांश चिकित्सक भारत के राक्षस का रूप ले लिए हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल पैसा। आप मरेंगे कि जिएंगे इसका कोई माने मतलब नहीं। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि भारत की सरकार इसका प्रचार प्रसार कर दे तो 50% लोगों का इलाज केवल इसी से हो जाएगा। कुछ लोग जय श्री राम को, जो हर हिंदू यूज करता है जय श्री राम, उसको बोलते हैं कि बीजेपी का नारा है। देखिए, ये यदि बीजेपी का नारा भी है तो ये सौभाग्य है। अच्छा। राम को कोई भगवान नहीं मानता है तो उनको मैं जरूर एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने भुजाओं के बल पर सोने की लंका जीतने के बाद भी लात से मार करके विभीषण को राज्याभिषेक कर देना, ये राम का चरित्र है, दूसरे किसी का नहीं। यदि विपत्ति काल में गिद्ध जटायु भी राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण देता है, तो अपने गोद में बैठा करके उसका श्राद्ध कर्म करना भी ये राम का चरित्र है। सही बात है। पिता की आज्ञा के पालन में घर का राजमहल छोड़ करके वन को चले जाना, ये राम का चरित्र है। उतना ही नहीं, भाई के लिए
भाई के लिए रणभूमि में भी विलाप करना, ये राम का चरित्र है। उतना ही नहीं, 14 वर्ष वनवास काटने के बाद घर लौटने पर मां कौशल्या से पहले कैकेयी को प्रणाम करना, ये राम का चरित्र है। मानवीय जीवन का एक मर्यादा प्रकट करने वाला, अपने जीवन के माध्यम से, जीवन शैली के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले व्यक्तित्व का नाम राम है। उसको कोई, चाहे तुम कोई भगवान मानो या न मानो, कम से कम इतना तो जरूर मानो कि एक मानवीय मूल्यों से ओत प्रोत श्रेष्ठ इंसान तो करो। जय श्री राम।